इस वक्त भारत में सबसे बड़ी बहस है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। और ये वो कॉन्टेक्स्ट है जो भारत की एस्पिरेशंस हैं वन नेशन वन लॉ के लिए है कि बीच में कोई और लॉज ना हो। और यही एक सच्ची डेमोक्रेसी और सच्चे सेकुलरिज्म की निशानी होती है कि एक कानून एक कौम के लिए है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं वो एक देश और कई पैरेलल कवानीन की बात कर रहे होते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि क्या यही सेकुलरिज्म की सच्ची डेफिनेशन है या ये एक पॉलिटिकल ढकोसला है। बातचीत इससे हम शुरू करेंगे और साथ बातचीत हम जोड़ेंगे। पिछले दिनों जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे में थे तो उस दौरान फॉर्मर प्रेसिडेंट यूएस बराक ओबामा ने भी एक कंट्रोवर्शियल और अननेसेसरी स्टेटमेंट भारत की माइनॉरिटीज़ के हवाले से दी। उसको भी हम इसी कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज करेंगे। और फिर SCO में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भारत की तरफ इशारा करते हुए नाम लिए बगैर कहा कि इस रीजन में ऐसे मुल्क भी हैं जहां पर माइनॉरिटीज़ के साथ बुरा सलूक होता है। और ये बात वो कर रहे हैं जिनके अपने यहाँ माइनॉरिटीज़ के साथ रिकॉर्ड बुरा सलूक होता है। ये सब बातें प्रोफेसर धीरज शर्मा जी के साथ होंगी। हमारे साथ रोहतक से IIM इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और स्कॉलर जुड़े हुए हैं। मैं स्वागत करता हूँ प्रोफेसर धीरज शर्मा जी का। सर वेलकम। ये बताइए कि इस वक्त भारत में जो टॉक ऑफ द टाउन वाला मामला है वो UCC है और ये बहुत ही लॉन्ग अवेटेड किस्म की चीज़ है जिस पे भारतीयों की अक्सरियत चाहती है कि एक देश के लिए एक लॉ हो। ज़रा हमें इसकी अफादियत और इसकी पॉसिबिलिटी के बारे में सबसे पहले बताइए। देखिए जी कि सबसे पहले तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसकी रिक्वायरमेंट या इसका मैंडेट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। आर्टिकल 44 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर इट इज स्टेटेड वेरी कैटेगोरिकली। मैं आपके लिए इसको पढ़ के भी बता देता हूं कि इट स्टेट्स कैटेगोरिकली that the state shall strive to endeavor to secure uniform civil code for its citizens। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में आ गया तो it so has happened that none of the governments during the 73 years took this opportunity to think about implementing it. Although Uniform Civil Code has been on the manifesto of the current ruling party of India, Bharatiya Janata Party, in 2014 and 2019 both manifesto का हिस्सा रहा है। तो इसको लागू करना is like implementing the mandate of the Constitution. It is just that nobody had bothered or nobody had strived to implement it. And it is one law for citizens of India. That law, of course, does not apply to the people who are not the citizens of India. For citizens of India, there will be commonality in the civil code. और सिविल कोड में बहुत सारी बातें आ जाती हैं। उसमें मैरिज आ जाती है, उसमें अडॉप्शन आ जाती है, उसमें इनहेरिटेंस आ जाती है, उसमें मेंटेनेंस आ जाती है। तो ये सारी चीजें उस तहत आती हैं। तो उसमें अगर कॉमनैलिटी हो तो उसका कोई हर्ज नहीं। तो भारत में इसको एक बहुत बड़ा एक मुद्दा बनाया जा रहा है, जैसे कि वहां के सिटीजन से कुछ छीना जा रहा है। और इसको दोनों तरफ से मुझे सबसे बड़ी हैरानगी ये होती है कि एक मोमेंटम ऐसे बनाया जा रहा है। अभी रिसेंटली मैंने एक बहुत ही बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत ही बड़ी न्यूज नेटवर्क ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, हाउ UCC विल इम्पैक्ट द हिंदूज ऑफ इंडिया, के हिंदुओं के ऊपर जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो बेनिफिट्स हैं वो भी चले जाएंगे, बिकॉज यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो उनसे वो छीन लेगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में
कुछ टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं अगर दे डिक्लेयर देमसेल्व्स एज अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो कहते हैं वो भी चले जाएंगे। तो ये जो यूसीसी है, दिस इज आल्सो एंटी हिंदू, इट इज नॉट जस्ट एंटी द माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया। बट अगर आप ओवरऑल सेंस में देखें तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है कि द स्टेट हैज टू एंडेवर टू गिव अ सिविल कोड, और यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब वो उसकी बात चल रही है, तो मेरे ख्याल से इसमें किसी का नुकसान तो नहीं होना चाहिए और इसे किसी नेगेटिव साइड से तो नहीं देखना चाहिए। जी देखिए, अभी यूसीसी के हवाले से गवर्नमेंट भी डिबेट करने जा रही है पार्लियामेंट में, और ये हम बात, जैसा कि आपने कहा 1950 से इसकी प्रोविज़न मौजूद थी, मगर भारत की किसी सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लेजिस्लेशन जो है, फॉर्मल लेजिस्लेशन अब तक नहीं की। अब इम्कान है इसकी लेजिस्लेशन होगी। पहले हम सुना करते थे धीरज साहब कि इसके लिए आलमोस्ट तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ही ऑन बोर्ड थीं, लेकिन जैसे ही ये प्रैक्टिकली टेबल होने जा रहा है पार्लियामेंट में, तो एकदम से इस पर राजनीति शुरू हो गई। तो इसका क्या कारण आपको नज़र आता है? ये देखिए, इसके जो सीड्स है ना, वो 1980s में शुरू हुए। सो देयर इज अ बड़ा एक मोमेंटस और सेमिनल केस है, व्हिच इज शाह बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस ये था जी, ये दिस वाज अ वुमन हु हैड बीन डिवोर्स्ड बाय अ मुस्लिम मैन एंड शी कंटेस्टेड फॉर हर एलिमनी। उन्होंने अपनी एलिमनी के लिए लोअर कोर्ट में कंटेस्ट किया, क्योंकि उसके जो हस्बैंड थे वो, उन्होंने कहा कि मैंने तो अपने जो निकाह के टाइम पे जो शर्तें रखी थी उसके हिसाब से मैंने इसे तलाक दे दिया है, और तलाक देने के बाद अब जो मेंटेनेंस ये मांग रही है, दैट डज नॉट अप्लाई टू मी। सो लोअर कोर्ट ने ऑर्डर दिया इन सपोर्ट ऑफ शाह बानो कि भाई इसको कोई वही 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए मेंटेनेंस आपको देनी पड़ेगी। हाउएवर दिस एंडेड अप बिकमिंग अ पॉलिटिकल इशू। उसमें फिर जो एडवोकेसी ग्रुप्स हैं, बट मुस्लिम एडवोकेसी ग्रुप्स, वो शामिल हो गए। उन्होंने इस जजमेंट को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। अब इंटरेस्टिंगली ये है कि वो हाई कोर्ट में भी वो जजमेंट जो है वो सस्टेन हो गई। तो हाई कोर्ट ऑल्सो डायरेक्टेड द हस्बैंड के उसको एलिमनी देनी चाहिए एज पर द लॉ ऑफ द लैंड। अब ये इतना बड़ा इशू बन गया कि इट एंडेड अप गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि एडवोकेसी ग्रुप्स शामिल हो गए बहुत सारे। देयर आर लॉट्स ऑफ एडवोकेसी ग्रुप्स हु रिप्रेजेंट सो कॉल्ड मेक रिप्रेजेंटेशंस फॉर द पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दी इन सपोर्ट ऑफ शाह बानो। परंतु हुआ ये कि जब ये मैटर इतना ज्यादा वो हो गया, एंड इट वाज अराउंड द टाइम ऑफ इलेक्शंस, भारत में इलेक्शंस हैं, उस इलेक्शन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के तहत it was taken into consideration in the parliament, and at that point in time Rajiv Gandhi ji had a thumping majority. He had 400 plus MPs out of the 550 or so that were required. उसमें 400 plus MPs थे उनके पास। He had a unsaleable majority, और उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत एक एक्ट पास किया, जिस एक्ट से सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग वो ओवरटर्न हो गई। जैसे वो ओवरटर्न हो गई, नाउ द सेपरेशन और सेपरेट वे इन विच मुस्लिम पर्सनल लॉ वुड बी डेल्ट, उसके एक नींव उसकी पड़ गई। उसके बाद बिकॉज इट्स एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, अब दैट एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट विल सुपरसीड एनीथिंग एल्स, दैट बिकम्स द लॉ। और उस लॉ के तहत देयर आर फ्रॉम अ क्रिमिनल स्टैंड पॉइंट, अब आप देखिए ये भी एक बहुत बड़ी एक इट्स अ डिलेमा, इट्स सो कॉम्प्लेक्स कि पर्सनल लॉ में तो शरिया से रिलेटेड चीजें वो लगाई जाएंगी, परंतु क्रिमिनल लॉ में पीपल से नहीं, वहां नहीं। सो अगर आपको तलाक देना है तो देन यू वांट के आई शुड बी यूजिंग द पर्सनल लॉ of the Muslim personal law, but if I commit a theft, then I want to be tried under the IPC. So ये एक बहुत बड़ा this is also a complex topic,
बट आपने जैसे ये देखा कि जब ये इशू बन गया ना, दैट सेपरेशन के बीज बोए गए, you know, at a personal, in the personal matters there will be a separate treatment, that I think resulted in a divide in the society per se. You know, India as a country, if it is actually, तो इससे पहले ही एक हल्का सा चेंज आ चुका था इन 1970s में, पहले भी बता चुका हूं कि जिसमें मुझे किसी ने करेक्ट भी किया एक्चुअली आपके पिछले एक शो में, कि इंदिरा गांधी जी ने प्रियम्बल में सेक्युलर और सोशलिस्ट दोनों वर्ड, मैंने बोला था सोशलिस्ट डाला है उन्होंने, तो किसी ने मुझे वो करेक्ट किया कि सेक्युलर भी डाला, वो करेक्ट है। उन्होंने सेक्युलर सोशलिस्ट शब्द पहले नहीं थे, ये 75-76 के दौरान उन्होंने दोनों शब्द डाल दिए। अब ये दिस इज अ डायरेक्ट कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दैट सेक्युलरिटी। अब अगर सेक्युलर है, सेक्युलर का मतलब तो फिर एक्विटी, पैरिटी, इक्वालिटी आ जाएगा, बट यहाँ तो वो सेपरेशन आ गई और ट्रीटिंग थिंग्स डिफरेंटली। सो अब वो है, दिस इज गोइंग टू बी प्रोबेबली a correction for what was done at that point in time. At that point in time, there was a separation created, and now with the Uniform Civil Code, the expectation is that there will be a parity in terms of how the law treats marriages, how the law treats adoptions, inheritance, in terms of maintenance and succession. All these things will have common law. That is what is being proposed. अभी इसके ऊपर बहुत चर्चा हो रही है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इसके ऊपर लोगों से व्यूज भी ले रहा है। ऑलरेडी भारत में कई वीडियोस फ्लोट होने शुरू हो गए हैं जहां पर वेरियस रिलीजियस आउटफिट्स वो इसके अगेंस्ट सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज इसके बारे में बात कर रही हैं कि इसको क्यों किया जा रहा है। इट इज ऑलरेडी बीइंग प्रेजेंटेड एज अ थ्रेट to the status of minorities, but I don't really see anything which is of that nature, because Uniform Civil Code, I again repeat, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है कि स्टेट विल एंडेवर टू गिव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो अब आप कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध जा रहे हैं, उसके खिलाफ जा रहे हैं, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बड़ा एक पेचीदा सा मामला हो गया है। बट आई डोंट बिलीव, I think it is good. Nation is progressing, citizens are maturing, and there has to be parity in the way in which we treat our citizens in terms of law. Law of the land should be equally applicable to the citizens and should not differ based on caste, creed, religion, ethnicity, language, culture. कोविड से पहले CAA भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल टूल बन गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार के ख़िलाफ़। अब लगता है कि UCC कहीं एक और टूल ना बन जाए, जैसा अभी आपने कहा कि पिटीशंस तैयार की जा रही हैं, इसके ख़िलाफ़ जो विरोध हैं वो प्लान किए जा रहे हैं। तो कितना आपको ख़दशा लगता है, जबकि अगले बरस इलेक्शन भी हैं भारत में, इसको कितना बड़ा पॉलिटिकल टूल बनाया जा सकता है और क्या कॉस्ट हो सकती है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अगले इलेक्शन के लिए, और क्या उनकी कामयाबी का इम्कान है कि वो अपने इस एस्पिरेशन को जो वो वन लॉ की सूरत में लाना चाह रहे हैं, कामयाबी हो सकती है? दोनों कितने आपको इम्कानात नज़र आते हैं? देखिए ये एक सरकार का एक चीज हम अगर देखें, दे आर नॉट अवर्स टू टेकिंग रिस्की डिसीजंस व्हिच आर डिफिकल्ट डिसीजंस। आप डिमोनेटाइजेशन से स्टार्ट कर दीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन डिमोनेटाइजेशन, उसके लिए हम एक अलग से एक सेशन कर लेंगे। पर डिमोनेटाइजेशन एक ऐसा डिसीजन था व्हिच वाज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन एंड वाज टेकन। डिमोनेटाइजेशन से सिटीजंस को इनकन्वीनियंस हुई, लोगों को लाइनों में लगना पड़ा, बट लोगों ने उसे बड़े पॉजिटिवली लिया। उनको इतनी इनकन्वीनियंस फिर भी उन्होंने पॉजिटिवली लिया उसको। पर कौन से पॉलिटिकल पार्टी ऐसे डिसीजन लेगी, दीज आर डिफिकल्ट डिसीजन, जिसमें सिटीजन इनकन्वीनियंस हो रहा है। आपको सिटीजन को कन्विंस करना पड़ रहा है कि भाई ऐसा है कि ये जो डिसीजन है, दिस इज इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन,
एंड वो उसका तो आउटकम बाद में पता चलेगा कि वो व्हाट एक्चुअली हैपेंस, पर उस वक्त आपको सिटीजन को ए प्रियोरी आपको उसमें बताना पड़ता है. सो इंटरेस्टिंग थिंग इज देन comes the decision of the बाबरी मस्जिद में जो हमारा अयोध्या का इशू है उसमें राम जी का टेम्पल जो है उसको बनाने का, उसके ऊपर एक जजमेंट आती है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है और उसके ऊपर एक्शन होता है उसको. दीज आर ऑल टफ डिसीजंस. उसके बाद द बालाकोट स्ट्राइक वाज अनदर टफ डिसीजन. उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक ऑन उरी वाज अ टफ डिसीजन. These are all difficult decisions from the international, national standpoint. Article 370 ka, abrogation, one of the most difficult decisions. Interesting thing is, as much as anybody else would like to, talk about Article 370's abrogation and against it, मैं आज आपके शो पे ये बता सकता हूँ, कोई भी पार्टी आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 5 साल बाद, 50 साल बाद आ जाए, वो इसको दोबारा इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएगी कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी whichever that may be which comes to power will be able to bring back Article 370. That matter is closed. But ये बड़े टफ डिसीजंस हैं. उसी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक बहुत टफ डिसीजन है. इट इज गोइंग टू बी डेफिनेटली एन एजेंडा सेटिंग. थियरी में हम लोग ये कहते हैं कि देखिए कि मैं अगर आपको, इफ यू इंडल्ज मी फॉर 2 मिनट्स में आपको एक्सप्लेन कर दूं कि पॉलिटिकल लैंडस्केप कैसे चेंज होता है. जैसे आप एक कंप्यूटर खरीदते हैं, एक कंप्यूटर खरीदने के लिए आपको जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि अगर आपने कंप्यूटर खरीदना है तो उसकी मापदंड जो होते हैं, हाउ डू यू एवेल्यूएट अ लैपटॉप? यू एवेल्यूएट इट ऑन पैरामीटर्स सच एज उसकी हार्ड ड्राइव, उसकी जो रैम है और उसकी जो साइज है, उसका जो स्क्रीन साइज है, और एक आध और पैरामीटर होगा, तो 3 या 4 पैरामीटर्स. ये 3 या 4 पैरामीटर्स, द एंटायर इंजीनियरिंग बिहाइंड अ लैपटॉप इज कंडेंस्ड टू 3 or 4 फैक्टर्स व्हिच आर इजीली अंडरस्टूड बाय एवरी पर्सन. अ पर्सन एट द बॉटम. जब आप किसी स्टोर में जाते हैं आप लैपटॉप खरीदने के लिए, वो तो एक इंजीनियर नहीं है, पर आप उससे पूछते हैं कि भाई ये लैपटॉप जो है, ये जो लैपटॉप तुम्हारे सामने पड़ा है ये $1500 का है, क्यों है? वो कहता है ये सर ये i7 है, और ये 1200 का है क्योंकि ये i5 है, ये 1000 का है क्योंकि i3 है, इसका जो प्रोसेसर उसकी स्पीड ये है, इसकी स्पीड ये है, इसकी जो मेमोरी है वो 4 टेराबाइट है, इसकी 2 टेराबाइट है, इसकी जो रैम है वो 6 गीगाबाइट है, 8 गीगाबाइट है, 2 गीगाबाइट है. He is able to give you answers. He doesn't know what is stored, what does it mean, इसके मायने क्या हैं, the exact mathematical parameter. This is called agenda. ये जो एक्सपर्ट्स हैं, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो एक एजेंडा सेट करती हैं. हजारों मसले एक देश में होते हैं, पर इलेक्शन 4, 3, 2 मसलों के ऊपर रह के बैठ जाता है, जिसके ऊपर लोग डिसाइड करते हैं, एक फैसला करते हैं. जैसे यूएस में इलेक्शन होता है तो उनके मसले होते हैं कि they talk about abortion, they talk about gun control, they talk about employment, they talk about migrant labor या migrants. तो उनके 4-5 एक स्टैंडर्ड जो है वो मसलों के ऊपर एजेंडा सेट किया जाता है. एजेंडे के ऊपर लोग फिर जाते हैं कि मैं इसके पास जाऊं. उसी तरह से भारत में 2024 की इलेक्शन का एजेंडा सेट होगा. वो एजेंडा जब सेट होगा तो लोग उस एजेंडा के ऊपर डिसाइड करेंगे कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना. वन ऑफ द फैक्टर्स इन दैट एजेंडा is how the demographics of India are changing, how the minority-majority relationships are changing, how different cultural aspects, religious aspects are becoming more pronounced, how the national security has become a point of great concern with our both borders becoming active, and how from an international standpoint there is already a war between two nations
Russia and Ukraine and how it is paralyzing the world, we have to again prepare as to how that situation could inflame or could engulf into a larger situation which could impact India as well. So एक agenda set होगा. Unemployment could be an agenda. Investment in India could be an agenda. Educational standards could be an agenda. ये बहुत सारी चीजें, हेल्थ केयर could be an agenda. ये बहुत सारी चीजें हैं, बट मुझे नहीं लगता ये सब एजेंडा में आएंगी. एजेंडा में जो चीजें आएंगी वो मुझे लगता है would be related to majority minority relations. Uniform civil code is a representation of that. एजेंडा में आएंगी national security, internal as well as external. कि क्या इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं, क्या एक्सटर्नल सिक्योरिटीज इश्यूज हैं. और तीसरा जो मुझे आएगा विच वुड बी इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, कि हाउ easy it has become for people to avail the benefits from the government. ये एजेंडा मेरे ख्याल से उभर के आएगा. तो इसीलिए जो आपने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो डिस्कशन अभी चल रही है वो इसलिए चल रही है बिकॉज इट विल डेफिनेटली बिकम पार्ट ऑफ द एजेंडा ऑन विच द इलेक्शन of 2024 it will be one of the parameters on which the election of 2024 would be examined. So बड़ा important issue है और इसके ऊपर बहस होगी, इसके ऊपर बहुत सारी developments होंगी. I anticipate over the course of next 1 or 2 months इसके ऊपर और ज्यादा I would say there will be much more scaled and passionate discussions and organized discussions, and maybe scaled up to people coming up and discussing it in varied platforms on the street, in the parliament, in advocacy groups and so on and so forth. So it's going to be a definitely a very very important thing. जी, आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी और उनकी सरकार बहुत मुश्किल डिसीजन करने में जानी जाती है. और रिसेंटली जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका थे, उसी दौरान अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने इल्ज़ाम लगाया प्राइम मिनिस्टर मोदी पर कि उन्होंने मुसलमानों के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ बुरे सलूक की कोई एक रीत डाली हुई है, जिस पर हमें बहुत हैरत हुई. ये बात वो प्रेसिडेंट कर रहे थे जिनके अपने ज़माने में मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा ड्रोन्स हमले हुए, सबसे ज़्यादा अटैक्स हुए. लेकिन अब जो यूसीसी के कॉन्टेक्स्ट में फिर भारत की अपोजिशन पार्टियां और दूसरे मुखालिफ ग्रुप कैंपेन चलाएंगे, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो अपनी इस वक्त भारत की ना सिर्फ सरकार को बल्कि भारत की रियासत को इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही यानी जिसे कहते हैं ना बड़े लेवल पे लेके जा चुके हैं. अब दुनिया की ताकतें और भारत के अंदर उनकी मुखालिफ ताकतें चाहेंगे कि एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ग्रिल करें. तो इस इंटरनेशनल प्रेशर को आप कैसे देखते हैं और कैसे काउंटर करेगी बीजेपी की पार्टी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार? मैं ये तो कह नहीं सकता कि वो कैसे काउंटर करेंगे. मैं एज अ प्रोफेसर मैं ये बता सकता हूं कि इसको काउंटर कैसे करना चाहिए. देखिए, फैक्ट्स जो है ना, फैक्ट्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. निच्ची ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी. उसने कहा कि फैक्ट्स गेट लॉस्ट इन द इंटरप्रिटेशंस. सो हमें इंटरप्रिटेशंस ऑफर नहीं करनी है, हमें फैक्ट्स ऑफर करना है. फैक्ट जो इंडियन माइनॉरिटीज का मैं आपके सामने पेशे खिदमत कर देता हूं. भारत की जब आजादी हुई 1947 में और पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट जो आज बांग्लादेश है और पाकिस्तान ये अलग देश बने. भारत में उस टाइम पे तकरीबन 85% हिंदू थे और तकरीबन 9.25% मुसलमान. 1947 2011 में लास्ट हमारा सेंसस हुआ था. 2021 में अगला सेंसस होना था, बट कोविड की वजह से वो सेंसस हुआ नहीं. और मैं उसकी भी प्रेडिक्शन आपको कर दूंगा. थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेशन ही करनी पड़ती है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं.
2011 में जो सेंसस हुआ था उसमें जो मुसलमानों की आबादी थी वो 14.5% थी और जो हिंदुओं की आबादी थी वो 85% से नीचे गिर के 79.5%। तो मेरा पहला ही जो आर्गुमेंट ये है कि अगर माइनॉरिटीज के हालात इतने खराब हैं तो उनकी जो आबादी जो है वो तकरीबन 5-5.5% बढ़ गई है और जो हिंदुओं की आबादी है वो तकरीबन 5-5.5% नीचे चली गई। तो ये माइनॉरिटीज के अगर हालात खराब होते तो ऐसे आपको दिख जाता। सेकंड इंस्टेंस, जब जब माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म होता है तो माइनॉरिटीज जो है वो माइग्रेट करती हैं। अब आप देखिए कि अफगानिस्तान में अगर मुसलमानों के ऊपर कुछ जुल्म हुआ तो वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे आके बैठ गए, या सीरिया में अगर जुल्म हुआ तो वो जाकर लेबनान के बॉर्डर पे बैठ गए, पैलेस्टीन में अगर जुल्म हुआ तो वो लेबनान के बॉर्डर पे चले गए, सूडान में जुल्म हुआ, नॉर्थ एंड साउथ सूडान में उनकी एक मूवमेंट हो गई, बर्मा में रोहिंग्यन के ऊपर जुल्म हुआ तो वो इंडिया में आके बैठना शुरू हो गए, बांग्लादेश में। These statistics clearly indicate कि इंडिया से जो माइग्रेशन होता है हर साल, अभी रिसेंटली आफ्टर पोस्ट कोविड दोबारा एक फेज आया है कि जबकि स्टूडेंट वीजाज में उन्होंने रिलैक्सेशंस कर दिए क्योंकि उनको इनकम चाहिए यूके को, यूएस को, कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया को, बिकॉज इट्स अ $multi-billion इंडस्ट्री। फिर भी सब मिलाकर तकरीबन 4.5-5 लाख बंदा इंडिया छोड़ के छोटे छोटे कोर्सेज से लेकर डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज से डिग्री कोर्सेज, उसमें जो रफ एस्टिमेट मुसलमानों का है अगर हिसाब से देखा जाए तो एटलीस्ट 14% तो होना ही चाहिए क्योंकि आबादी के 14% है। वैसे तो अगर उनके ऊपर जुल्म हो रहा है तो ये 20% होना चाहिए, दैट इज लेस देन 5%। सो देश छोड़ के जाने वाले लोग भी हमारे यहाँ को माइनॉरिटीज से इतने नहीं है। यस, पंजाब represents a significant part in terms of people who migrate abroad, but उसमें भी हिंदू और सिखों की परसेंटेज मोर और लेस सेम है। ऐसा नहीं है कि सिखों की पॉपुलेशन ज्यादा और हिंदुओं की कम है, ये मैं स्टैटिस्टिक्स से बात कर रहा हूँ। तीसरा जो किस्सा जो है ऑन माइनॉरिटीज, मैं आपको एक नंबर्स कुछ प्रेजेंट करूंगा यहाँ पर कि भारत में तकरीबन 3.5 लाख मस्जिदें हैं, 3.5 लाख। तो अगर मुस्लिम माइनॉरिटी जो है उनके ऊपर तशद्दुद की जा रही है, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, तो ये मस्जिदों का नंबर जो है ये इंक्रीज नहीं होना चाहिए, गिरना चाहिए। चौथा, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन ब्यूरोक्रेसी, इन आर्मी, इन सिविल सर्विसेज, इन पुलिस, इन बिजनेस। इंडिया के कितने बड़े बड़े बिलियनियर बिजनेसमैन, चाहे वो फार्मास्यूटिकल कंपनी सिप्ला के ओनर हो या वन ऑफ द लार्जेस्ट आईटी कंपनी विप्रो के ओनर हो, ये सब मुसलमान हैं। दे आर ऑल लिविंग हैप्पीली, पीसफुली, ग्रोइंग इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो पहले तो मैंने इंडियन माइनॉरिटीज, उसमें सिखों को, अगर आप पंजाब में कभी आए और आप ट्रैवल करना शुरू करें चंडीगढ़ से अमृतसर तक, आपको एट एवरी नुक एंड क्रैनी आपको एक ताजमहल जितने साइज का गुरुद्वारा मिल जाएगा, जहां विच इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ दैट कम्युनिटी, कि उन्होंने कोई सरकार के ऊपर निर्भर होकर गुरुद्वारे नहीं बनाए हैं, कि उन्होंने अपने पैसों से, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पैसों से गुरुद्वारे बन रहे हैं। सो दे आर थ्राइविंग, सिख्स आर थ्राइविंग इन इंडिया, मुस्लिम्स आर थ्राइविंग इन इंडिया, क्रिश्चियंस आर थ्राइविंग, जैन्स represent the biggest denomination in terms of people who serve on the boards of NSE and BSE listed companies. 2018 या 17 में एक स्टडी की गई थी which is one of the most common last names in terms of independent directors and directors of companies which are listed in the National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange. उसमें जो number 1 नाम जो है at that point in time, the most popular name at that point in time was Shah, Patel, Gupta, Singh, and very importantly Jain. So Jains भी minority है इंडिया में, they are thriving. Parsis are thriving, some of the biggest conglomerates in India, be it from Shapurji, Palonji to Tatas, they are owned by Parsis, and Parsis constitute.
माइनॉरिटी की कंडीशन इंडिया में एक जबरदस्त, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड ग्रोइंग, देयर इन्फ्लुएंस इज ग्रोइंग इन इंडिया, their representation is growing, their advocacy groups are growing, they are representing themselves very, very powerfully in all spheres. And I can tell you, from an educational institution standpoint, they are thriving, they do well, and they also want to, जो progressive Musliman है, progressive minority के लोग हैं, Sikhs हैं, they want to disassociate themselves with the images of them which are being presented in the media. Now comes the Barack Obama's comment. Let us look at the American treatment of the minorities. America में minorities हैं blacks and Hispanics. I am giving you facts. तो मैंने कहा था ना counter कैसे करना है, हमने counter करना है facts से. America में for every single white person who is in jail, there are 16 black people in jail. I repeat, for every single white person who is in jail in America, 16 blacks in jail, which means conviction, incarceration of the black people is 16 times that of white people in America. For Hispanics, that number is 4 times. Blacks it is 16 times. तो अमेरिका अगर minorities की बात करेगा, numbers पे बात करेगा, उनका incarceration क्या? What are they doing for the rehabilitation of the blacks? What are they doing for the rehabilitation of the Hispanics? In terms of the treatment. And in addition to that, their newfound love for the minorities in India, I will start from the time of Ronald Reagan for their own adventures in Afghanistan. Millions of people were displaced, hundreds of thousands of people lost lives in Afghanistan. First act of minorities against. Then came the next president, which was George Bush Sr., launched an invasion of Iraq for no rhyme and reason, destroyed property worth billions of dollars, and hundreds of thousands of people were displaced and thousands were killed during that 1991 Gulf War. Then comes Bill Clinton. Bill Clinton साहब की तो उसके ऊपर फिल्म भी बना दी है हम लोगों ने, उस फिल्म का नाम है Wag the Dog. When he had a scandal of Monica Lewinsky, in order to, this is what people say, I'm not saying this is what is said in the movie also, Wag the Dog, रॉबर्ट रेडफोर्ड की फिल्म है, आप देख सकते हैं, उस फिल्म में रिप्रेजेंट किया है, उसके ऊपर किताब भी है. बिल क्लिंटन साहब ने ही स्टार्टेड अ वॉर इन सर्बिया, और सर्बिया में उन्होंने लड़ाई लड़ी, उन्होंने कारपेट बॉम्बिंग की है वहां पर लोगों की. एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम देयर वाज नो compassion for the minorities. The next person after Bill Clinton comes George W. Bush. We are all familiar with what has happened, how Iraq has not been able to become what it was in 20 years time. 2003 में इराक का इन्वेजन हुआ था, और अफगानिस्तान तो आप देख ही रहे हैं कि आज तक वहां के इतनी chaotic सिचुएशन है 20 साल के बाद भी, कि वहां औरतों को आज भी कॉलेज और स्कूल नहीं जाने दे रहे हैं. एंड पीपल आर deprived of basic facilities like water, medication. क्या हालात हैं वहां. तो ओबामा साहब जो हैं, उन्होंने सारी दुनिया जानती है. He has carpet bombed people, carpet bombed Muslims. Muslims across the world have suffered from his decisions. उन्होंने पाकिस्तान के अंदर at the time of ओसामा बिन लादेन को कैप्चर करने के लिए, और उससे पहले जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं उसमें hundreds of thousands of people have been displaced and hundreds of thousands of people have lost their homes, and those were Muslims. And all of a sudden there is a statement made about concern for minorities in India. Indian minorities का हुआ क्या है? I would just like to ask, in terms of vandalism of their places of worship, they are much less than what happens to Hindu temples in Canada और Hindu temples in Australia, जहाँ पे vandalism हर दूसरे दिन होता है. कभी को गोली मार देता है, कभी को अंडे फेंक देता है. On what is happening on the religious वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं. मैंने बताया मस्जिदें नंबर में बढ़ रही हैं, ठीक है ना, गुरुद्वारे नंबर्स में बढ़ रहे हैं. Second, in terms of inclusion, what is called inclusiveness, inclusion in the decision making, in most of the decision making processes. अगर आप हमारे भारत देश में आर्मी जनरल मुसलमान हैं, आर्मी जनरल सरदार सिख हैं, minorities हैं, they are leading from the front, are one of the most I would say
एजुकेटेड स्टेट केरला, 99.9% एजुकेशन रेट है। वहां के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान इज अ गवर्नर एंड वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड लिटरेचर में, थियोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स। ही इज अ मुस्लिम। वो वहां के वो चांसलर ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जनरल अता हसनैन, वो चांसलर हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी के और लेफ्टिनेंट जनरल बन के रिटायर हुए हैं, कोर कमांडर थे वो। मैं ऐसे आपको 50 नाम और गिना सकता हूँ। सो मुस्लिम्स एंड सिख्स आर पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। सो उनके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को कुछ नहीं हो रहा, दे आर ग्रोइंग। उनकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कुछ नहीं हो रहा, उनकी रिप्रेजेंटेशन हो रही है। एंड द कॉन्ट्ररी, नथिंग इज हैपनिंग ऑफ दैट नेचर। Black Lives Matter has only remained a hashtag. I don't know if any changes have happened to the lives of blacks in America. जी, आपने बहुत तफसील के साथ, बड़े अच्छे ढंग और स्टैटिस्टिक्स के साथ सारा सीन हमें बताया, मगर ये सारा सीन हमें कनाडा और अमेरिका में बैठे हुए भारतीय मीडिया की तरफ से वेस्टर्न स्टाइल में नज़र नहीं आता। तो एक बात तो तय है कि हम यहाँ बैठे शिद्दत से महसूस करते हैं कि यहाँ पर जो भारतीय फैक्ट्स हैं और उनकी बेस पे जो नैरेटिव है उसकी शदीद कमी है। तो क्यों हम अपने फैक्ट्स को पेश नहीं कर पाते इंटरनेशनल लेवल पे? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहला तो इंडिया डज नॉट हैव अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म में हमारा कोई वॉइस ही नहीं है। इतना बड़ा देश है। China has been quite progressive as a matter of fact in that regard. उन्होंने अपनी सैटेलाइट्स से, अपने चैनल से, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, ग्लोबल टाइम्स उनका है, they are making their presence felt. मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने ही उनकी असिस्टेंस देकर एक मिडिल ईस्टर्न्स को भी एक वॉइस दे दी है, although America has played a very important role in giving that voice through Al Jazeera. BBC has always been at the forefront of presenting the voice to the British interests, and they are quite intelligent that they were at the forefront. They realized that India, probably because they feel that we are still part of their commonwealth, and of course we are still part of who they are. So BBC is always at the forefront in terms of offering information. They were the first ones to start offering their services in Hindi, in Urdu, in other regional languages, so as to provide. अभी in recent times, last decade or so, उसमें RT News रशिया ने भी अपनी एक प्रेजेंस फेल्ट करवा दी और DW जर्मनी ने भी अपनी एक प्रेजेंस फेल्ट करवा दी। अमेरिका was always leading. They have always been leading, and they have several excellent and powerful news networks. They have CNN, they have CNBC, they have Fox News. They make their presence felt. तो आपका जवाब ये है कि भारत के पास कोई चैनल नहीं है। We have maybe 350 odd channels licensed to give news, but none of them really gives news to the international quality and international audience, to the palate of the international audience. International audience का एक palate है, वो एक तरह की न्यूज कंज्यूम करती है, एक तरीके की न्यूज कंज्यूम करती है, वो हम उस palate को cater नहीं कर पाए। From the social media standpoint also, we really do not have any strong presence in terms of conveying our point of view. So in the global dais, it is regretfully, I must convey to you, that we have very little space and we have to shout out to make our voice heard, because these voices, the voices of CNN, CNBC, Fox News, BBC, DW, RT, Al Jazeera, Global Times have become very loud. And so I think the answer to your question is we really haven't really had that sort of a presence, and we really need to do more, and we have not done a great deal. We should do more. जी, आखिर में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की आज जो SCO में बातचीत थी, मैं उसका रेफरेंस देते हुए आपसे जानना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने नाम लिए बगैर मगर डायरेक्ट इशारे करते हुए कहा कि इस रीजन में जो रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन है और डिस्क्रिमिनेशन है
वो की जा रही है और उनकी तकरीर में ये इशारे वाज़े तौर पर भारत की तरफ थे। मगर जब मैं उनकी ये तकरीर सुन रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि जो इशारे वो भारत की तरफ दे रहे हैं वो तो इनफैक्ट उनके अपने ऊपर अप्लाई होते हैं और कहीं ज़्यादा अप्लाई होते हैं। अभी आपने पीछे कहा कि सबसे बड़ा इसका सबूत तो ये है कि पाकिस्तान के बनते समय, कार्व्ड आउट होते समय पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की अच्छी खासी परसेंटेज थी, वो गिर के 2 से 4% के बीच में, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है मगर 2 से 4% के बीच में रह गई है। और भारत में जो माइनॉरिटीज़ के नंबर हैं वो 8-9% थे एट दैट टाइम, और वो बढ़ के 13-14-15% तक ऊपर चले गए हैं। तो इसमें जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की ऑडेसिटी है, मैं ये कहूँगा, उसको आप कैसे देखते हैं? मैं उसे ऑडेसिटी नहीं कहूंगा जी, मैं उनकी नाइविटी कहूंगा। वो नाइव हैं एक्चुअली। वो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो काफी भोले इंसान हैं। आप शायद जानते होंगे कि तहमीना मैडम जो उनके मिसेस हैं, वो एक बहुत ही अच्छी उन्होंने किताब खुद लिखी हुई है पाकिस्तान में ऑन द फ्लाइट ऑफ वेमेन। मेरे ख्याल से उन्होंने कोई किताब का नाम या तो था माई लॉर्ड एंड माई मास्टर, ऐसे करके उनकी जो पुरानी, जो उनकी जो पहली शादी जिनके साथ हुई थी वो एक वडीरे थे और गवर्नर थे मेरे ख्याल से, मुझे याद आ रहा है कुछ। आई एम जस्ट जी, मुस्तफा खैर उनका नाम था, माई फ्यूडल लॉर्ड उनकी किताब थी। माई फ्यूडल लॉर्ड किताब का नाम है, बिल्कुल सही, मैं माई लॉर्ड बोल रहा था, माई फ्यूडल लॉर्ड किताब का नाम है। तहमीना उनकी जी, तहमीना दुरानी। आपके व्यूअर्स को किताब पढ़नी चाहिए। तहमीना दुरानी जी एक बहुत ही अच्छी सूझी हुई और अच्छी राइटर हैं, अच्छे खानदान से हैं। जब उनकी कंडीशन इस तरह की हुई तो यू कैन ओनली इमेजिन द कंडीशन ऑफ एन एवरेज वुमन इन पाकिस्तान। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैंने इसलिए इसको कॉन्टेक्स्ट में कहा क्योंकि मैं उनकी नाइविटी मानता हूं, उनकी ऑडेसिटी नहीं मानता, क्योंकि वो जानते हैं, सब कुछ जानते हुए भी उनको पॉलिटिकल रीजन से ये सब चीजें कहनी पड़ती। मैं आपको एक और चीज बताता हूं। देखिए, एक बंदे की ना जजमेंट जो लगाई जाती है उससे लगाई जाती है कि वो पर्सनली किस तरीके का। प्लीज डू नॉट कंसिडर एट ऑल, द व्यूअर शुड नो दैट आई एम नॉट स्पीकिंग positively about a person from a political standpoint, but on the personal qualities. बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि नवाज शरीफ जी की जो बेटी हैं मरियम नवाज, उनकी शादी मेरे ख्याल से 18 या 19 साल की उम्र में कैप्टन सफदर के साथ हुई थी। कैप्टन सफदर, जहां तक मुझे नॉलेज है, वो नवाज शरीफ जी की पर्सनल सिक्योरिटी में थे। He was an army officer, a young army officer, who was at that time 27-28 years old, and he was from a very very modest, बिल्कुल ही मतलब लोअर मिडिल क्लास अगर हम माने उस परिवार से वो थे। तो जब मरियम जी को वो पसंद आ गए तो ऑफ कोर्स जिस तरह का पाकिस्तान में कल्चर है और ऑनर किलिंग्स हैपन एट लार्ज एंड पर्टिकुलरली एट दैट पॉइंट इन टाइम, आज से 30 साल पहले, 25 साल, 30 साल पहले, नवाज शरीफ साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये बहुत, टू जज अ कैरेक्टर ऑफ द पर्सन, ये एक बड़ा इंसिडेंट है कि नवाज शरीफ ने, ही कुड हैव गॉट दैट पर्सन रियली टेकन केयर ऑफ, बट उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपनी बेटी की शादी करवा दी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, शादी करवाने के बाद उन्होंने कैप्टन सफदर को अपलिफ्ट किया। ही वाज अपलिफ्टेड एंड ही इज इन द पॉलिटिकल सिनेरियो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो शरीफ फैमिली है ना, इनके परिवार के अंदर बहुत सारी चीजें, तो ये ऑडेसिटी नहीं, ये नाइविटी। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के हालात जग जाहिर है। टुगेदर ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूटेड नियरली 28-29% टुगेदर ऑफ हिंदूज। टुडे इन बांग्लादेश लेस देन 10% ऑफ द पॉपुलेशन इज हिंदू। 71 में जब ऑपरेशन सर्चलाइट किया पाकिस्तान ने, वहां पे जुल्म किया लोगों पर, तो 1 करोड़ शरणार्थी, 1 करोड़ पीपल crossed the border from the East Pakistan and entered India. And India had to make an amendment in Citizenship Act and grant them citizenship. ये लोगों को मालूम नहीं है, सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट पहले उस टाइम पे हुई थी। इन सब लोगों को सिटीजनशिप इंस्टेंटेनियसली ग्रांट किया था। 1 करोड़ आदमी भारत में आ गया था। तो 1 करोड़ में से 90% वर हिंदूज। They were suffering atrocities.
पाकिस्तान में फोर्स कन्वर्जन्स के ऊपर तो इमरान खान से लेकर नवाज शरीफ से लेकर हर एक बंदे ने इसके ऊपर कहा. So we are talking about minorities. Let's be fair. I don't really need to give any weight to the statement of the president or prime minister of Pakistan, because he's being very naive and he has to do all these things for his small, petty political objectives. This is a state जहां पर हुदूद ऑर्डिनेंस के तहत women who were raped were actually convicted as being those involved in adultery, because they were not able to produce 4 male witnesses under the law at that point. And that law is not changed, by the way. उसको taper down करने की कोशिश करते हैं. Blasphemy law के अंदर वो मैं नाम भूल रहा हूँ जी, आयशा बीबी या क्या नाम था उनका, आसिया बीबी, जिनके ऊपर सलमान तासीर पाकिस्तान के सबसे बड़ी प्रोविंस पंजाब के गवर्नर रहे, उनको ब्रॉड डे लाइट में उनके 26 साल के जो उनके गनमैन ने मेरे ख्याल से 30 या 40 गोलियां मार के उनको मार दिया इन ब्रॉड डे लाइट. ऑन व्हाट रीजंस? बिकॉज ही सिंपली uttered some words in support of a Christian woman who had been falsely convicted for blasphemy. Blasphemy भी क्या, 2 गरीब औरतें खेत के अंदर लड़ाई कर रही थी. अगले दिन वो 2 औरतों में से एक क्रिश्चियन थी, एक मुसलमान थी. जो क्रिश्चियन लड़की के उसके खिलाफ 2-4 औरतों ने आके बयान दे दिया कि भाई इसने ब्लास्फेमी की है अगेंस्ट द मुस्लिम रिलीजन, और उसको पकड़ के उसको सजाए मौत दे दी. वो चैलेंज हुआ. चैलेंज होने के बाद उन्होंने उसको बरी कर दिया. मेरे ख्याल से कोर्ट्स ने उधर कुछ देख चुक के किया होगा, और तासीर साहब ने उसको मिलने चले गए. सिर्फ तासीर साहब की ये गलती थी, सलमान तासीर जी के, वो उसे जेल में मिलने चले गए. और उसके बाद तासीर साहब ने एक पब्लिक इंटरव्यू में डरते बचते हुए कहा कि मैं ना, आई एम नॉट अगेंस्ट दिस, और बार बार वो डर रहे थे उस इंटरव्यू में. फिर भी उनको ये टारगेट किया गया कि ही इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ, ही इज अ सपोर्टर ऑफ माइनॉरिटीज एंड ही इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ इस्लाम. और ब्रॉड डे लाइट में उनको 38 से 40 गोलियां मार के उनको मार दिया गया, गवर्नर को, सोचिए, ऑफ द लार्जेस्ट प्रोविंस. सो आई डोंट थिंक एनीथिंग नीड्स टू बी टॉट अबाउट टॉकिंग अबाउट माइनॉरिटीज. और बहुत सारे किस्से हैं. देयर वाज अ बॉय जिसके ऊपर वो खैबर पख्तूनख्वा में, मेरे ख्याल से वो लड़के का नाम मैं भूल रहा हूँ, विशाल खान, कॉलेज के मशाल खान जी, मशाल खान को कॉलेज के स्टूडेंट्स ने उसके हॉस्टल रूम में, आप मानेंगे, उसको डंडों से मार के उसको लिंच कर दिया, सिंपली ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ कि उसने कुछ ब्लास्फेमी. वो मुसलमान है वो बंदा, एंड हिज फादर इज अ मुस्लिम, एंड ही सेड ऐसा कोई बात नहीं. सो आई मीन this country's leadership talking about minority protection, it is just unconscionable and does not need to be given any regard whatsoever. Numbers are evident. The numbers of minority पाकिस्तान में मेरे ख्याल से अब मुश्किल से मेरे ख्याल से 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख हिंदू बचा है. एंड लोगों, ये आपको मैं बताऊं, ये दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी अवेयर कि पाकिस्तान में सिख नहीं है जी. टोटल सिख पॉपुलेशन इज अराउंड 1,000 ओनली. लोगों को लगता है कि पाकिस्तान में सिख बहुत है. 1,000 से ज्यादा सिखों की आबादी नहीं है. एज ए मैटर ऑफ हिंदू, सिंध प्रोविंस में हिंदू फिर भी हैं 1,00,000, 1.5 लाख. सिख वहां पे बिल्कुल नहीं है, 1,000 से नीचे सिख है. तो कहां गए वो सिख पंजाब के? कहां गए वो हिंदू जो यहाँ पे रहते थे? वो तो उसके कोई नंबर्स नहीं है. नोबडी टॉक्स अबाउट देयर माइनॉरिटी राइट्स. हमारे यहाँ तो 9.5% से 14.5%. एंड बाय द वे माय प्रेडिक्शन इज फॉलोइंग. 2023 या 24 में जब सेंसस होगा, दिस नंबर ऑफ 14.5% ऑफ मुस्लिम्स वुड हैव गॉन अप टू अबाउट 16-17%. ये 16-17% पे पहुंच चुका होगा. इसका रीजन क्या है कि जो बर्थ कंट्रोल एंड द पॉलिसी ऑफ हैविंग 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड हैज लार्जली बीन एक्सेप्टेड ओनली इन हिंदूज, सिख्स, क्रिश्चियंस. बाय द वे ये बड़ा एक स्टार्टलिंग चीज है. सिखों और क्रिश्चियंस में actually population would be declining because उनका birth rate कम है. Hindus में it is more or less, right, थोड़ा सा decline, marginal decline. In Muslims it is going up. So it would not be a great surprise if the population of Muslims in 2023-24, जब भी census होता है,
may have jumped to about 16-17% instead of 14.5%. So ये minorities अगर इतनी सफर कर रही हैं, particularly Muslim minority इतनी सफर कर रही है, तो आबादी तो फिर तो मतलब बढ़नी नहीं चाहिए उतनी ज्यादा. So this is a contradiction, and I'm telling you, please take my word as an expert in studying management. Hundreds of businesses of 50 crores or more in North India are owned by Muslims. Thousands of businesses across India with a turnover of 50 crores or more are owned by Muslims. Muslims are thriving and doing very well. जी, आपने पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की सिचुएशन की बात की. सिंध में कहने को तो शायद अब 1,00,000 1.5 लाख हिंदू रह गए हैं, मगर उनकी भी जो बच्चियां हैं 1,000 से ज़्यादा, एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है, उन बेचारियों को फोर्सफुल कन्वर्ट किया जाता है और उनकी फोर्सफुली मैरिजेस की जाती हैं और उनके साथ बहुत बुरा सलूक होता है. ये है वहाँ की सिचुएशन. और फिर वहाँ के जब पॉलिटिशियंस और पॉलिसी मेकर्स दूसरे देशों की माइनॉरिटीज़ के हवाले से बात करते हैं तो हैरत होती है. प्रोफेसर धीरज शर्मा जी, हमने बातचीत आज शुरू की थी यूसीसी के हवाले से. फिर जो प्रेसिडेंट ओबामा, फॉर्मर प्रेसिडेंट ओबामा ने जिस तरह की एक गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दी उसके कॉन्टेक्स्ट में, और SCO में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट के हवाले से, आज की गुफ्तगू को अगर सम अप करना चाहें तो ब्रीफली कैसे सम अप करेंगे? सम अप ऐसे करेंगे जी कि आई थिंक 2024 में इलेक्शन होनी है और ये इलेक्शन ईयर है. इस इलेक्शन ईयर में बहुत सारे छोटे बड़े मसले बनते जाएंगे. इंटरनेशनली मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया हैज बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पावरफुल नेशन इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स, मोर सो देन बिफोर. UCC will become one of the points of agenda in the 2024 elections, along with national security, along with internal security. These will become the agenda points in 2024 elections. This is my view. And in terms of the overall summary of our discussion, I think one can easily see that this is likely becoming Modi versus Obama versus Shahbaz versus Xi. This is a contest, and every week we will see some repercussion, and let's see we should watch the contest and how the contest folds. But I want to reassure all your listeners that in our country we have Muslims in minority. They have a very big presence and very dominant presence. We have 6 who are a very small portion, maybe about 2%, but they have a very, very dominant presence. We have Christians, about 2%. Their presence is not that dominant, but they contribute in some of the most critical areas of healthcare and education, more so than the other communities. We have Jains, who are the lifeline of our businesses. They really strongly contribute in our businesses. We have finally Parsis, who have proven that they are the sugar in the milk, and the milk does not flow over, and they continue to enrich our culturally diverse, beautiful nation, and have done so well in terms of leading the way, not just in terms of businesses, but also being in the domain of philanthropy and charitable work that they have done. And so I want to close with that the minorities in India are really doing exceedingly well, and they will continue to do well as we go along. बहुत बहुत धन्यवाद आपके. हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने इन कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ पे बहुत ही अच्छे ढंग के साथ रोशनी डाली. बातचीत आपके साथ होती रहेगी. बहुत बहुत धन्यवाद. व्यूअर्स, बातचीत सुन रहे थे प्रोफेसर धीरज शर्मा जी की. आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. इसके साथ साथ हमारी ऐप्स डाउनलोड कीजिए. एप्पल, रॉको, एंड्रॉयड और अमेज़ॉन फायर पे. You can watch Tag TV through our apps 24/7
और इसके साथ साथ हमारे YouTube के इसी चैनल पे आप डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो हमें पैट्रियन, पेपॉल और क्रेडिट कार्ड के ज़रिए कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.